हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोगों ने होमवर्क कर लिया? होमवर्क साथ में करते रहिए, वीडियो साथ में देखते रहिए, ठीक है। क्वारंटाइन का मतलब छुट्टी नहीं है। इसमें तो हम लोग और ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, है ना स्कूल जाना है, ना कोचिंग जाना है, घर में बैठ के पढ़ते रहना है, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। तो ये जो पहला एग्जाम्पल था जिसमें हम लोग को CFSE निकलना था, इसमें क्या आंसर आया आप लोग का? मुझे याद आ रहा है कि ये एक्सेप्शन वाला केस है। इसमें कोबाल्ट किस पर है? 3+ पर है। ये 3- है, ये 6- है, तो ये 3+ है। और कोबाल्ट जब 3+ था तो वाटर और ऑक्सलेट आयन कैसा बिहेव करते थे, याद है? वो बिहेव करते थे SFL के जैसा, है ना। सीखा था हम लोगों ने एक्सेप्शंस में, है ना। एक्सेप्शंस में कोबाल्ट 3+ है तो ऑक्सलेट आयन और वाटर कैसा बिहेव कर रहे थे? SFL के जैसा बिहेव कर रहे थे, ठीक है। तो कोबाल्ट 3+ लिख लेते हैं। पहले क्या है, पहले तो बताओ कोबाल्ट क्या होता है? तो कोबाल्ट होता है 3D7 4s2। तो कोबाल्ट 3+ क्या हो जाएगा? 3D6 हो जाएगा, ठीक है। लिगेंड कैसा है? वैसे तो ये वीक लिगेंड है, लेकिन कोबाल्ट 3+ के साथ ये कैसा बिहेव करता है? SFL के जैसा बिहेव करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों क्या है? 3 है या 6 है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिख रहा है, 3 या 6? अब यहाँ लिखा तो 3 है, लेकिन इसका एक आयन कितने लोन पेयर देता है? 2 लोन पेयर देता है, याद है। ऑक्सलेट आयन डाइडेंटेट है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो गई। और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हम लोग इस तरह से बनाते थे, याद है। स्प्लिटिंग हो जाती थी d ऑर्बिटल की। T2G की एनर्जी कम है, G की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। और लिगेंड कैसा मानना है? SFL मानना है। SFL का मतलब याद है क्या? डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा है P से, और डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब पेयरिंग कराना आसान है और इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना मुश्किल है, क्योंकि वो काम होगा जो आसान है। तो पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग कराना आसान है। तो 3D6 है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, पाँचवा, छठा इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजने के बजाय हमने पेयरिंग करा दी, क्योंकि पेयरिंग कराना आसान है। और अगर हम जो स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड थी उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते तो कैसे बढ़ते? 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ने थे, तो 1 2 3 4 5 6, तो उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए। और 1 इलेक्ट्रॉन नीचे आया है कितनी एनर्जी से, याद है? 0.4 डेल्टा O वैल्यू से नीचे आता है। 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए तो कितना हो जाएगा? -2.4 डेल्टा O, ठीक है। और यहाँ 1 पेयरिंग है, यहाँ पर 3 पेयरिंग है, तो एक्स्ट्रा पेयरिंग हमें कितनी करा दी है? 2 पेयरिंग कराई है। तो हमारा CFSE का आंसर यह आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। ये लिगेंड कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है। Fe पर चार्ज कितना है? 3+ है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हम इस डायग्राम में आ गए। और Fe 3+ है। Fe बच्चों क्या होता है? Fe होता है 3D6 4s2। तो बच्चों Fe 3+ क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3D5। यहाँ पर तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए जाएंगे, और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 3 ही हो गया, चौथा किधर जाएगा? ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? तो वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड में तो डेल्टा O की वैल्यू कम होती है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। तो पेयरिंग कराना आसान है या ऊपर भेजना आसान है? ऊपर भेजना आसान है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ये इलेक्ट्रॉन भी ऊपर गया, ठीक है। तो 3 नीचे है, कितने से नीचे है? 0.4 से, तो -1.2 नीचे का बन जाएगा। और 2 ऊपर गए, ऊपर वाले याद है कितने से ऊपर जाते थे? 0.6 से, तो ऊपर का भी क्या +1.2 बन जाएगा। तो CFSE कितना आ जाएगा बच्चों? CFSE आ जाएगा 0। इस केस में CFSE कितनी है? 0 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या आपको याद है? एक्सेप्शन वाला है ये, यही है, याद रखना पड़ता है। ये एग्जेम्पशन वाला है, क्योंकि निकल किस पर है? यहाँ पर 4+ पर। और निकल 4+ में फ्लोराइड आयन कैसा बिहेवियर कर रहा था? SFL जैसा बिहेव कर रहा था। कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 6 है। 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो CFSE निकालने के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा। और निकल है, निकल बच्चों क्या होता है? निकल होता है 3D8 4s2। तो निकल 4+ क्या हो जाएगा? 3D6। और SFL है, इसका मतलब पेयरिंग कराना आसान है, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें तो ऐसे भरेंगे, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, क्योंकि पेयरिंग कराना आसान है।
है ना। तो देखो क्या ये वाला जो केस था वो यही बन गया ना, जो केस ये था वही तो केस ये भी बन गया है, एग्जैक्टली सेम है। तो CFSE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2.4 डेल्टा ओ प्लस 2p आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल भी बच्चों किसका है, एक्सेप्शन का है। आयरन के Fe2+ के साथ जो अमोनिया है वो कैसा बिहेव कर रहा था याद है, वीक फील्ड लिगेंड जैसा बिहेव कर रहा था। और वीक फील्ड लिगेंड जैसा बिहेव कर रहा है इसका मतलब पेयरिंग मुश्किल है, ऊपर भेजना आसान है। और Fe2+ है इसमें, Fe2+ क्या बन जाएगा, 3d6 बनेगा। हम इस डिज़ाइन पर आ गए, 3d6 यहाँ पर तो ऐसा बनेगा और 3d6 यहाँ पर ऐसा बनेगा, है ना, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराना मुश्किल है, तो ऊपर भेजना आसान है, तो ऊपर भेजते हुए बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन। अब 4 नीचे आए हैं, इसमें 4 नीचे आए हैं तो -1.6 डेल्टा ओ बनेगा। 2 ऊपर गए तो +1.2 डेल्टा ओ बन जाएगा। क्या बन गया, -0.4 डेल्टा ओ। क्या पेयरिंग में डिफरेंस है, नहीं, यहाँ भी एक पेयरिंग है, यहाँ भी एक पेयरिंग है, पेयरिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया इसका CFSE का आंसर। इसमें देखो टेट्राहेड्रल केस है और मैंगनीज पर चार्ज कितना आ रहा है, 2+। तो मैंगनीज कितना होता है, मैंगनीज होता है 3d5 4s2। तो मैंगनीज 2+ क्या बन जाएगा, मैंगनीज 2+ बनेगा 3d5। और केस कौन सा है, टेट्राहेड्रल। तो ये तो 5 आ जाएंगे स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड में। और टेट्राहेड्रल में याद है क्या हो रहा था, कल ही सीखा था, T2G ऊपर जा रहा था, EG नीचे आ रहा था। ऑक्टाहेड्रल के केस में डायग्राम हमारा पलट गया था। 5 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर, तो ऐसे हो जाएगा। और जब भी हमें पता है कि sp3 है, जब भी हमें पता है कि sp3 है तो फिर पेयरिंग एनर्जी हमें क्या माननी है, ज़्यादा ही माननी है। sp3 है तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा ही माननी है, यानी पेयरिंग करानी नहीं है, पहले इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना है, इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना है ना, बाद में पेयरिंग कराएंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 1 2, अब पेयरिंग कराएं ऊपर भेजें, ऊपर भेजें, 3 4 5, पेयरिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्या इसमें भी बच्चों CFSE 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये 0.6 से नीचे आए थे 2, तो क्या बन जाएगा, -1.2 डेल्टा टी। और 0.4 से 3 ऊपर चले गए तो +1.2 डेल्टा टी, वैल्यू क्या हो जाने वाली है, 0 हो जाने वाली। ठीक है, अब इससे मुझे याद आया कि लास्ट क्लास में 2 गलतियां कर दी थी, लास्ट क्लास में 2 गलतियां की गई हैं। एक गलती तो बच्चों ये है कि यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल में टेट्राहेड्रल था, sp3 वाला केस था, और यहाँ पर मैंने डेल्टा ओ कर दिया था। तो इसे आप क्या कर लेंगे, डेल्टा टी, क्योंकि टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल है तो आप क्या कर लेंगे, डेल्टा टी कर लेंगे। डेल्टा ओ लिख दिया था, उसे आप डेल्टा टी कर लेंगे। और दूसरी मिस्टेक ये की थी यहाँ पर, दूसरी मिस्टेक ये की थी, ये गलत है। डेल्टा एसपी की वैल्यू थी 1.3 डेल्टा ओ, है ना, और डेल्टा टी याद है किसके बराबर था, डेल्टा टी था 4/9 डेल्टा ओ के बराबर। तो डेल्टा ओ किसके बराबर हो जाएगा, 9/4 डेल्टा टी के बराबर, 9/4 डेल्टा टी, ये सही वैल्यू। यहाँ मैंने 4/9 लिख दिया था, उसको करेक्ट कर लेंगे, 9/4 डेल्टा टी कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग का होमवर्क हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कब होगा, फैक्टर्स फेवरिंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का मतलब कौन से कॉम्प्लेक्स है जिसमें कौन सा हाइब्रिडेशन हो, DsP2 हाइब्रिडेशन हो, है ना। 2 चीज़ें थी, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था तो 2 चीज़ें पॉसिबल थी, एक था sp3 और एक था DsP2, है ना। sp3 कौन सा था, टेट्राहेड्रल, और DsP2 कौन सा था, स्क्वायर प्लेनर। हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कब होने वाला है। ठीक है, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बस थोड़ी सी कंडीशन है, वो कंडीशन अगर हम याद रख लेंगे तो हमें तुरंत स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पता चल जाएंगे। और अगर स्क्वायर प्लेनर पता चल गया तो क्या साथ साथ sp3 भी पता चल गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ही तो पॉसिबिलिटी हैं, या तो DsP2 या sp3।
दो ही पॉसिबिलिटी है, तो DsP2 या फिर sp3। अगर DsP2 है तो ठीक है, DsP2 हो जाएगा, और अगर DsP2 नहीं हुआ तो फिर क्या मान लेंगे? अगर DsP2 नहीं मिला तो फिर क्या मान लेंगे? sp3 मान लेंगे, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम इस तरह से देख लेंगे। तो DsP2 कब होने वाला है? तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखने हैं, 3D8 3D9, 4D8 4D9, 5D8 5D9। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? ये सेंट्रल एटम के कॉन्फ़िगरेशन है। हम लोग सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं ना, Fe2+ है, Fe3+ है ना, जो भी होगा हम उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, उसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन आएगा और वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो नोट करेंगे, ठीक है। और वो कॉन्फ़िगरेशन अगर 3D8 है, 3D9 है, 4D8 है, 4D9 है, 5D8 है, 5D9 है, तो फिर अगर थर्ड सीरीज़ का एलिमेंट है, ये जो 3D सीरीज़ का एलिमेंट है, तो अगर लिगैंड वीक फील्ड लिगैंड है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये 3D सीरीज़, ये 4D सीरीज़ और ये 5D सीरीज़, 3 सीरीज़ है हमारे पास। 3D सीरीज़ का अगर एलिमेंट है तो हमें ध्यान देना है लिगैंड पर। लिगैंड दो तरह का होगा, या तो WFL होगा या SFL होगा। अगर लिगैंड वीक फील्ड लिगैंड है, अगर लिगैंड वीक फील्ड लिगैंड है तो हमें बोल देना है कि क्या होने वाला है? sp3 होने वाला है। याद है टेट्राहेड्रल में फेवरेबल फैक्टर्स क्या थे? लिगैंड कैसा होना चाहिए? वीक होना चाहिए, है ना। तो अगर 3D सीरीज़ है और उसमें 3D8 या 3D9 है, लेकिन लिगैंड कैसा है? वीक है, तो हमें बोल देना है sp3 है। लेकिन अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, कैसे पहचानोगे? या तो कार्बन डोनर होगा, या नाइट्रोजन डोनर होगा, या फॉस्फोरस डोनर होगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो फिर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? DsP2। DsP2 कब ऑब्जर्व किया गया है? जब 3D8 हो या 3D9 हो और साथ में कौन सा लिगैंड आ रहा हो? SFL, ठीक है। लेकिन अगर 4D8 4D9 है या 5D8 5D9 है, यानी 4D सीरीज़ का एलिमेंट है 4D8 4D9 में, या 5D सीरीज़ का एलिमेंट है 5D8 5D9 में, तो बच्चों कोई भी लिगैंड हो, लिगैंड को देखने की ज़रूरत नहीं है। एनी लिगैंड मतलब वीक फील्ड लिगैंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो, कोई भी लिगैंड हो, हाइब्रिडाइजेशन क्या कर देंगे हम लोग? DsP2। कब? जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4। समझ पाए? तो DsP2 कब होगा? 3D8 3D9, 3D8 3D9 प्लस SFL, या फिर 4D8 4D9 या 5D8 5D9 प्लस SFL या WFL, कोई भी लिगैंड आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा? हाइब्रिडेशन DsP2, ठीक है। एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो पॉसिबिलिटी हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? sp3 या DsP2। क्या करें, कैसे पता करें? तो देखो, सबसे पहले सेंट्रल एटम के पास चले जाओ। सेंट्रल एटम पर चार्ज कितना है? 2+। क्या निकल 2+ बच्चों, निकल 2+ 3D8 बनेगा, 3D8 बनेगा। लिगैंड कैसा है? SFL है। लिगैंड कैसा है? SFL है। तो क्या 3D8 प्लस SFL बना? तो हम बोल देंगे तुरंत कि कौन सा हाइब्रिडेशन है? DsP2। शेप कौन सा बोल दोगे? स्क्वायर प्लेनर, है ना। इस एग्जांपल में आते हैं। इस एग्जांपल में भी देखो निकल 2+ पर ही है, तो निकल 2+ है। अगर निकल 2+ है तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? 3D8। लिगैंड बच्चों कौन है? क्लोरीन है। क्लोरीन कैसा लिगैंड है? वीक फील्ड लिगैंड है। कौन सा केस बना ये तो 3D8 प्लस वीक फील्ड लिगैंड वाला केस बना, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। इसमें आओ, कॉपर है, कॉपर क्या बनेगा? कॉपर किस पर है? 2+ पर। कॉपर 2+ क्या होगा? 3D9 होगा। और लिगैंड कैसा है? क्लोरीन कैसा लिगैंड है? वीक फील्ड लिगैंड है, तो 3D9 प्लस WFL। 3D9 प्लस WFL कौन सा केस बन गया? sp3 बन गया। शेप कैसा बोलोगे? टेट्राहेड्रल बोलोगे, है ना। लिगैंड को देखने की ज़रूरत कब है? जब 3D8 या 3D9 हो। अगर 4D8 4D9 है या 5D8 5D9 है तो लिगैंड को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी लिगैंड हो DsP2 में ही चला जाता है। और एग्जांपल लाए, DMG पर कितना चार्ज था बताओ रोहित बेटे? DMG पर कितना चार्ज था? -1। तो 2 DMG पर कितना चार्ज होगा? -2। तो निकल पर कितना चार्ज रहा होगा? +2, है ना। महेश बेटे, इस कंपाउंड का कलर याद है आपको? क्या कलर था महेश बेटे? इस कंपाउंड का कलर क्या था? इस कंपाउंड का कलर था रोजी रेड, या कभी कभी क्या लिखा रहेगा? ऑरेंज। और हमें निकल के सेपरेशन में DMG को यूज़ करते हैं, ऐसा आपको होपफुली मैंने शायद लास्ट वीडियोज़ में बताया होगा, ठीक है। तो बच्चों निकल 2+ है, निकल 2+ है तो बोलो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बना? 3D8। और लिगैंड कौन सा है? DMG। अब DMG कैसा लिगैंड है? वीक फील्ड लिगैंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है? महेश बेटा, DMG कैसा लिगैंड है? वीक फील्ड लिगैंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है? कैसे पहचानोगे?
तो DMG में याद है डोनर एटम कौन है डोनर एटम? नाइट्रोजन है डोनर एटम। और अगर नाइट्रोजन है डोनर एटम तो फिर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ है ना। दिखाऊं? नहीं, इसमें नहीं है, वो दूसरे में था, तो अभी दिखा नहीं सकता। आप लोग देख लेंगे नोट्स पलट के, पीछे मिल जाएगा। DMG में डोनर एटम कौन था? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन था, इसका मतलब ये कैसा केस बन गया बच्चों? SFL बन गया। 3D8 प्लस SFL, बोलो क्या है फॉर्मूला? DsP2 बन जाएगा, स्क्वायर पेरेंट बन जाएगा। PtCl4 2 माइनस। अब ये PT किस में आ रहा है? तो बोलो क्या 3D सीरीज़ में निकल आता था, फिर उसके नीचे PD आता था, फिर उसके नीचे PT आता था। ये 3D सीरीज़ का है, ये 4D सीरीज़ का है, ये 5D सीरीज़ का है। ठीक है। यहाँ पर प्लेटिनम पर क्या चार्ज है? 2+ चार्ज है ना। तो यहाँ पर प्लेटिनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? प्लेटिनम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 5D8 बन जाएगा। 5D8 के साथ क्या कोई भी लिगेंड देखने की ज़रूरत है? हालांकि WFL है, मैंने लिख दिया, लेकिन क्या लिगेंड देखने की ज़रूरत है? नहीं। क्या बन जाएगा? DsP2 ही रहेगा। फिर से बच्चों प्लेटिनम 2+ है तो क्या लिगेंड देखने की ज़रूरत है? नहीं, DsP2 बनेगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर देखने की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखना मत भूलना, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले देखना है। ऐसा नहीं कि 6 यहाँ पे लिखा हो तब भी आप DsP2 बोलते हैं। अगर 6 होता तो क्या होता? 6 होता तो या तो sp3 या D2 sp3 में चला जाता है ना। तो याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होना चाहिए। अब यहाँ पे फिर से क्या हमें प्लेटिनम 2+ मिल गया, क्या लिगेंड देखने की ज़रूरत है? नहीं, तो क्या बोल देंगे? DsP2। निकल दिखा 2+ दिखा, En तो 0 होता था, कोई चार्ज नहीं होता था, तो निकल 2+ क्या बन जाएगा? 3D8। और En में डोनर एटम कौन था? पहले En का पूरा नाम बताओ राहुल बेटा। En का पूरा नाम बताओ, क्या नाम था En का पूरा नाम? इथाइलिन डाई अमाइन। और उसमें कौन था डोनर एटम? नाइट्रोजन। और अगर नाइट्रोजन डोनर एटम है तो वो कैसा हो जाएगा? SFL। और अगर SFL हो गया तो 3D8 + SFL, यानी क्या हो जाएगा? DsP2, है कि नहीं। और ये D कौन सा था? DsP2 में जो D था वो कौन सा था? dx² था। अब आ रहा है Ag। इस पर है 3- चार्ज, सॉरी इस पर है 4- चार्ज, बाहर है -1, तो इस पर कितना रहा होगा? इस पर रहा होगा 3+, है कि नहीं। अब Ag कहाँ पर आता है? Ag आता है बच्चों कॉपर वाले ग्रुप में, कॉपर AgAu, है ना। ग्रुप नंबर 11 था पीरियोडिक टेबल, जो आप सबको बिल्कुल अच्छे से रटी हुई है ना शर्मा जी। पीरियोडिक टेबल तो आपको याद है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था बच्चों? 3D में ये किस में आ रहा है? 4D में ये किस में आ रहा है? 5D में। तो Ag3+ क्या बनेगा? Ag क्या होता है? Ag होता है बच्चों 4D10 5s1। तो Ag3+ क्या बनेगा? Ag3+ बनेगा 4D, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यहाँ से 2 निकालोगे, 4D8। 4D8 के साथ क्या कोई भी लिगेंड देखने की ज़रूरत है? कोई भी लिगेंड देखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, है ना। हालांकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में SFL जैसा काम करता है। क्यों SFL जैसा काम करता है? क्योंकि ये 4D का सीरीज़ का एलिमेंट है ना, तो इसकी Z इफेक्टिव ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज़्यादा होती है, तो वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसा बिहेव करने लगता है। तो लिगेंड कोई भी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। क्या बन जाएगा? DsP2। ZnCl4 2- देखना है हमें, ठीक है। तो Zn2+ है, Zn2+ बोलो क्या है? Zn2+ क्या है? वो तो बेटा 3D10 है। 3D10 है अगर, तो क्या D खाली है? D खाली है क्या भाई? DsP2 हाइब्रिडेशन कब होता था? जब एक D खाली होगा ना। या तो 3D10 है, D पूरा भरा हुआ है, D पूरा भरा हुआ है, तो D कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? पार्टिसिपेट का कोई चांस ही नहीं है। तो फिर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। क्या समझ पाए? जब D खाली नहीं है तो D कैसे पार्टिसिपेट करेगा? तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। फिर से बच्चों जिंक है, कुछ तो समझो। जिंक है तो 3D10 है, D खाली नहीं है भाई, खाली नहीं है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा। ये एग्जाम्पल बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। आप लोग कुछ भी भूल जाइएगा, प्लीज़ इसे मत भूलिएगा। कॉपर 2+, कॉपर 2+ बच्चों क्या होता है? 3D9 होता है, ठीक है। लिगेंड कैसा है बच्चों? SFL है, नाइट्रोजन डोनर एटम है ना, तो SFL है। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो फार्मूला है, हालांकि हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फार्मूला है 3D9 + SFL, तो क्या बनने वाला है? DsP2।
DsP2 बनने वाला है। अब DsP2 है तो शेप कैसा हो गया, स्क्वायर पिनेट। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओ, 3D9 है, 3D9 है। कितने इलेक्ट्रॉन की जगह बची हुई है, कितने इलेक्ट्रॉन की जगह बची हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन की जगह बची हुई है। और मैंने कह दिया है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, मैंने क्या बोल दिया है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, मैंने बोल दिया है हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है। लेकिन DsP2 कैसे हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन? अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होना था तो एक D खाली होना पड़ेगा। एक D खाली होने का मतलब, एक D खाली होने का मतलब कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए ना, तभी तो एक D खाली माना जाएगा। यहाँ पर तो 3D9 है, 3D9 में क्या पूरा पूरा एक D खाली होगा? आंसर है नहीं, 3D9 में D खाली नहीं है। 3D9 में D खाली नहीं तो DsP2 कैसे हुआ, वही हमें समझना है। अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा। भाई हमने बोल दिया है DsP2, ठीक है, हमने बोल दिया है DsP2। इसका मतलब क्या है कि हमको पता है DsP2, तो हम लोग उल्टा चल रहे हैं। फिर से केमिस्ट्री में उल्टा ही चलते हैं, कंपाउंड तो पहले से बने हुए हैं, उनकी स्टडी बाद में की गई है ना, तो उल्टा चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या हुआ होगा। तो DsP2 अगर है तो स्क्वायर पिनर फील्ड रहा होगा, और स्क्वायर पिनर फील्ड रहा होगा तो स्प्लिटिंग कैसे रही होगी? स्प्लिटिंग का डायग्राम क्या था उसमें याद है? सबसे ऊपर कौन आ रहा था, सबसे ऊपर कौन आ रहा था? सबसे ऊपर आ रहा था dx²y², है ना। उसके नीचे कौन आ रहा था? dxy। उसके नीचे कौन आ रहा था? dz²। और उसके नीचे 2 आ रहे थे, कौन कौन से? dyz और dzx, ये 2 नीचे आ रहे थे। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं भैया? 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो पहला, दूसरा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें स्प्लिटिंग का आइडिया नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है, इसलिए ऐसे ही मैं भरते जा रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ये कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही भरेंगे ना। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? DsP2 इसका मतलब, और ये DsP2 में ये D कौन सा होता है? dx²y² होता है। तो ये वाला D तो खाली है, ये वाला D खाली है, या सोच सकते हैं खाली रहा होगा तभी तो हाइब्रिडेशन में गया होगा। तो ये तो खाली रखना है, ये तो खाली रखना है ना। और ये कौन सी सीरीज़ चल रही है? तो सीरीज़ चल रही है 3D वाली, सीरीज़ 3D वाली है। इसके आगे कौन आया होगा? इसके आगे आया होगा 4s, और उसके आगे कौन आया होगा? उसके आगे आया होगा 4p। हाइब्रिडेशन कौन सा है? हाइब्रिडेशन है DsP2। तो एक ये D, एक ये S, और ये 2p, एक ये D, एक ये S, और ये 2p, सब मिलके क्या कर रहे होंगे? हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे होंगे। 4 DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे होंगे। ये वाला p बचा ना, और क्या एक इलेक्ट्रॉन भी बचा है? ये वाला p बचा है, DsP2 है तो 2 ही p तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडेशन में, एक p बचा हुआ है, और इसका एक इलेक्ट्रॉन भी बचा हुआ है क्योंकि 3D9 था। और कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं अभी? 8 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ जाता है। समझे? क्या समझे? अभी समझाया ही नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे चला गया? यहाँ जाना चाहिए था। तो अगर आपको याद हो तो स्क्वायर पिनर में ΔsP होती थी ना स्प्लिटिंग, और वो बहुत ज़्यादा होती थी भाई। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर पिनर में सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग किस में हो रही थी? इसी में तो हो रही थी, स्क्वायर पिनर में ही तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग हो रही थी। तो ये इतना स्प्लिटिंग की वजह से इसका लेवल इतना ऊपर चला जाता है कि जो 9th इलेक्ट्रॉन था, जो 9th इलेक्ट्रॉन था, जो यहाँ के बाद यहाँ पर जाना चाहिए था, यहाँ के बाद यहाँ पर जाना चाहिए था, वो यहाँ के बाद यहाँ ना जाके कहाँ जाता है? यहाँ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद इसी की एनर्जी रही होगी, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई होगी। क्यों ज़्यादा हो गई होगी? क्योंकि स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है किस में? स्क्वायर पिनर में। समझ पाए? 9th इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ नहीं गया। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा जहाँ पर जाना आसान होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ गया तो यहाँ पर ज़्यादा जाना आसान रहा होगा, यहाँ जाना आसान रहा होगा। इसका मतलब इस ऑर्बिटल की एनर्जी इस ऑर्बिटल की एनर्जी से क्या रही होगी? कम रही होगी। तो ये वाला खाली रह गया, ये भी खाली थे, तो क्या बन गया? DsP2 हाइब्रिडेशन बन गया। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, कॉपर अमोनिया होल 4 2+, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेटे सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है।
सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड यही है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी कंपाउंड पर अभी तक पूछे गए हैं। तो इस पर हाइब्रिडेशन बोलो क्या है, DsP2 है। शेप क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। ये बताओ कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। ये दिख रहा है ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस कंपाउंड में क्या है, यहाँ पर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख दे रहा हूँ। ये कंपाउंड क्या है, DsP2 हाइब्रिडेशन है किस पर, कॉपर पर। ठीक है, शेप कैसा बोलोगे, स्क्वायर प्लेनर शेप बोलोगे। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नंबर 4 कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर इसका है बेटे डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर। इसका कलर कैसा है, डीप ब्लू कलर है, याद रखना है। ये सभी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, 4p में बैठा हुआ है। ठीक है, तो 3d9 भी DsP2 बना रहा है, लेकिन DsP2 बनाने के लिए तो D खाली चाहिए। तो D खाली था, लिखा तो शुरू में तो 3d9 था, लेकिन 9th इलेक्ट्रॉन यहाँ ना जाके कहाँ चला गया है, 4p में चला गया है। ठीक, तो ये बच्चे हम लोगों ने सीख लिया। तो एक बार फिर से ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। क्या समझे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो sp3 या DsP2, या तो sp3 या DsP2। हमने सीखा मेनली किसको है, DsP2 को। मेनली हमने किसको सीखा है, DsP2 को सीखा है। और DsP2 कब होने वाला है, जब 3d8 3d9, 4d8 4d9, 5d8 5d9 हो। लेकिन 3d8 3d9 के साथ कौन हो, SFL, जबकि 4d8 4d9, 5d8 5d9 के साथ कोई भी लिगेंड हो। ठीक है, कोई भी लिगेंड हो, क्यों, क्योंकि 4d8 49 5d8 5d9 ना, इनका Z इफेक्टिव इतना ज़्यादा होता है, इनका Z इफेक्टिव इतना ज़्यादा होता है कि लिगेंड को बहुत पास खींच लेते हैं। और लिगेंड जब पास आएगा तो क्या वो SFL जैसा बिहेव करने लगेगा। भाई जितना ज़्यादा पास आएगा उतना ही ज़्यादा एक्साइटेशन क्रिएट करवाएगा ना, उसका फील्ड का असर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। समझो बात को, जब Z इफेक्टिव ज़्यादा है तो क्या होगा, Z इफेक्टिव ज़्यादा है तो लिगेंड को और पास में बुलाएगा। अब Z इफेक्टिव का मतलब भूल गए रोहित बेटे, भूल गए ना Z इफेक्टिव का मतलब। Z इफेक्टिव क्या बताता है, Z इफेक्टिव बताता है एटम का जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्टिंग पावर कितनी है। अगर मैं बोल रहा हूँ Z इफेक्टिव ज़्यादा है, इसका मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा है। और न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, वो लिगेंड को ज़्यादा पास बुलाएगा। वो लिगेंड को ज़्यादा पास बुलाएगा तो क्या होगा, लिगेंड को ज़्यादा पास बुलाएगा तो लिगेंड ज़्यादा पास आएगा। और लिगेंड ज़्यादा पास आएगा तो D ऑर्बिटल की भी तो ज़्यादा पास आएगा। और D ऑर्बिटल के ज़्यादा पास आएगा तो उनको ज़्यादा एक्साइटेशन फील कराएगा, ज़्यादा एक्साइटेशन फील कराएगा, ज़्यादा एक्साइटेशन फील कराएगा। ये सब भाग जाएंगे ऊपर, DsP2 बनने लगेगा। और जबकि टेट्राहेड्रल में क्या सीखा था हम लोगों ने, टेट्राहेड्रल में क्या सीखा था, स्प्लिटिंग ज़्यादा हो रही थी या कम हो रही थी। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग बहुत कम हो रही थी, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम हो रही थी, और स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूले अगर याद कर लोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। फटाफट हम लोग सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ठीक है, और देखेंगे ये वाला केस है या ये वाला केस है। अगर ये वाला केस है तो SFL के साथ DsP2, WFL है तो sp3, और अगर ये वाला केस है तो कोई भी लिगेंड है DsP2 बोल देंगे। ठीक, नेक्स्ट बच्चों हम लोग सीखने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी हम लोगों ने देखी है, 2-3 बार आ गई स्प्लिटिंग एनर्जी, 3 बार आ गई है ना। ऑक्टाहेड्रल में आई, टेट्राहेड्रल में आई, स्क्वायर प्लेनर में आई। और उसमें हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो स्प्लिटिंग एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है तो वो देखने जाना है। पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। देखो सेंट्रल एटम पर जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज है तो Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा। और Z इफेक्टिव बढ़ गया तो अभी भी मैंने बताया Z इफेक्टिव बढ़ गया मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर बढ़ गई। और न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर बढ़ गई तो क्या होगा, लिगैंड को ज़्यादा पास बुलाएगा, ज़्यादा पास बुलाएगा तो स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा न्यूक्लियस पर उतना ज़्यादा लिगैंड को पास बुलाएगा ना, और जितना ज़्यादा पास बुलाएगा स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि न्यूक्लियस के पास में आ रहे हैं लिगैंड, तो इस एटम के जो D ऑर्बिटल है उनके भी तो पास में ही आ रहे हैं। भाई एटम में क्या है, एटम ही में तो सारे ऑर्बिटल हैं और न्यूक्लियस है। तो अगर न्यूक्लियस खींच रहा है, ज़्यादा पास बुला रहा है, तो D ऑर्बिटल के भी तो ज़्यादा पास आ रहे हैं, तो स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा होगी, चाहे कोई भी केस हो। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है,
नेचर ऑफ सेंट्रल एटम पर भी डिपेंड करता है। सेंट्रल एटम हो सकता है 5D सीरीज़ का हो सकता है 4D सीरीज़ का हो सकता है 3D सीरीज़ का है ना। हो सकता है वो प्लेटिनम हो सकता है वो पैलेडियम हो सकता है वो निकल हो। सीरीज़ का फ़र्क है। और इधर जाते हुए बच्चों, इधर जाते हुए जेड इफेक्टिव बढ़ता है। 3D से 4D, 4D से 5D आने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो ये ऊपर वाली बात रिपीट हो गई, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर बढ़ रही है। लिगेंड को ज़्यादा पास बुलाएगा, लिगेंड ज़्यादा पास आएगा तो ज़्यादा एक्साइटेशन करवाएगा डी ऑर्बिटल्स में, ज़्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो स्प्लिटिंग एनर्जी सेंट्रल एटम की भी नेचर पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है बच्चों नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या लिगैंड फील्ड, जिसे हम लिगैंड फील्ड भी कह सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि डेल्टा एसपी में स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा थी, फिर ऑक्टाहेड्रल में, फिर टेट्राहेड्रल में। डेल्टा एसपी और डेल्टा ओ में क्या रिलेशन था, डेल्टा एसपी था 1.3 टाइम्स डेल्टा ओ, और डेल्टा टी और डेल्टा ओ में क्या रिलेशन था, ये मैंने गलत लिखा है, सही कर लेंगे। डेल्टा टी था 4/9 टाइम्स डेल्टा ओ। ठीक है, डेल्टा एसपी सबसे ज़्यादा क्यों था, क्योंकि 4 लिगेंड आ रहे थे गिनती के, एक्सियल डायरेक्शन से आ रहे थे, और क्योंकि 4 ही आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल में था 6 आ रहे थे, एक्सियल डायरेक्शन से आ रहे थे, एक्सियल ऑर्बिटल्स की ठीक सामने से आ रहे थे तो उनमें ज़्यादा एक्साइटेशन हो रहा था। और टेट्राहेड्रल सबसे पीछे रह गया था, क्योंकि ना तो कोई बिल्कुल ठीक सामने से आ रहा था, उसमें जो लिगेंड आ रहे थे ना वो एक्सियल के सामने से आ रहे थे ठीक, ना वो नॉन एक्सियल के सामने से आ रहे थे, इसलिए उनमें स्प्लिटिंग कम हो रही थी। ठीक है, एक बात और छोटी सी है कि डेल्टा ओ की जगह हमें कभी कभी 10 DQ लिखा हुआ मिल सकता है। ये बस याद रख लेना है कि हमें डेल्टा ओ की जगह क्या लिखा हुआ मिल सकता है, 10 DQ। DQ का कोई फुल फॉर्म वगैरह नहीं है, DQ एक यूनिट है, स्प्लिटिंग एनर्जी का एक यूनिट है। डेल्टा ओ की वैल्यू क्या है, 10 DQ, और एक जनरल वैल्यू ली गई है। अभी तो वैसे तो हमने सीखा है कि भाई स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, तो यहाँ पर 10 DQ को लिख दिया। अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया गया है और DQ की बात की गई है तो हमें डेल्टा ओ के बजाय 10 DQ मान लेना होता है। इसे बस याद रख लें कि डेल्टा ओ की कभी ज़रूरत पड़ेगी DQ के टर्म्स में तो हम क्या रख देंगे, 10 DQ रख देंगे। ठीक है, और डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड्स पर। नेचर ऑफ लिगेंड पर कैसा डिपेंड करता है भाई, लिगेंड दो तरह का हो सकता है, SFL हो सकता है और WFL भी हो सकता है। SFL होगा ज़्यादा एक्साइटेशन क्रिएट करेगा, WFL होगा कम एक्साइटेशन क्रिएट करेगा। जितना एक्साइटेशन क्रिएट करेगा स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। मोर द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड मोर इज स्प्लिटिंग। और क्या हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सीख चुके हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ सीख चुके हैं। अब ये मत पूछना है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हम लोगों ने लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर सीखा था, तो ये हम लोग सीख चुके हैं।